स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके द्वारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के पर्सपेक्टिव से एक कंप्लेंट है उसको रजिस्टर करवाया गया है इलेक्शन कमीशन के वहाँ पे। आप देखिए कंप्लेंट को रेफरेंस मानते हुए इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो नोटिस है वो सेंड किया गया है उस पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट को जिनके अगेंस्ट में कंप्लेंट है उसको फाइल किया गया। स्टूडेंट्स नोटिस के अंदर में इलेक्शन कमीशन के द्वारा कम्युनिकेट किया गया है कि आपके जो इलेक्शन कैंपेनर्स हैं उनको अपना पॉलिटिकल डिस्कोर्स है उसको रेज करना चाहिए, कोई भी ऐसी एक्टिविटी को नहीं कैरी करना है जिससे कि यहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो वायलेशन है वो देखने के लिए मिले। स्टूडेंट्स हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में जानकारी होना चाहिए। आप देखिए कि इनिशियल फेज के अंदर जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा एक कन्वेंशन के थ्रू अडॉप्ट किया गया था। इलेक्शन कमीशन के अंडर में आपको ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है इनिशियल फेज के अंदर नहीं देखने के लिए मिलेगा। 1960s के समय में पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा सभी पॉलिटिकल पार्टी को जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो मिल सके इलेक्शन कैंपेन के दौरान में, इस वजह से इसको अडॉप्ट किया गया। अगर हम लेटर फॉर्म के बारे में बात करें इलेक्शन कमीशन के द्वारा इसको अडॉप्ट कर दिया गया। और आप देखिए कि प्रेजेंट समय में जब भी इलेक्शन का जो शेड्यूल है उसको अनाउंस किया जाता है उसी समय से आपको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका इम्प्लीमेंटेशन देखने के लिए मिलता है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड करने के रिगार्डिंग में ये आपको जो प्रोविजन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इलेक्शन कैंपेनर्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से भी डिस्कस किया गया है। तो आप देखिए कि कुछ ही दिन पहले हमने इसके बारे में रीड किया था कि ऐसा पॉलिटिकल पार्टी जो रजिस्टर हो इलेक्शन कमीशन के वहाँ पे और उनका जो पोलिंग का जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे उसको रिकॉग्नाइज भी किया गया हो इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो उस पॉलिटिकल पार्टी को 40 स्टार कैंपेनर्स या इलेक्शन कैंपेनर्स वो मिला करते हैं। स्टूडेंट्स अगर इलेक्शन कैंपेनर्स के द्वारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किया जाता है तो आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो वार्निंग है वो इश्यू किया जाएगा। काफ़ी बार लिस्ट से जो 40 कैंपेनर्स हैं उनको रिमूव भी कर दिया जाता है अगर उनके द्वारा कोई भी यहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट में कुछ एक्टिविटी है वो देखने के लिए मिलता है। 2020 के समय में दिल्ली जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन है वो देखने के लिए मिला था, उसी दौरान में आप देखिए कि यहाँ पे 2 स्टार कैंपेनर्स उनको लिस्ट से रिमूव किया गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कुछ ऐसी भी पॉलिटिकल पार्टी आपको देखने के लिए मिलेगा जिनका इलेक्शन कमीशन के वहाँ पे रजिस्ट्रेशन तो हुआ करता है बट पोलिंग परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। तो आप देखिए उन पॉलिटिकल पार्टीज को जो 20 स्टार कैंपेनर्स हैं वो मिला करते हैं, उनके पास में 20 स्टार कैंपेनर्स हुआ करेंगे इलेक्शन कैंपेन के रिगार्डिंग में। स्टूडेंट्स ये जो स्टार कैंपेनर्स हैं उनके द्वारा जो एक्सपेंस किया जाता है, जो रैली की जाती है, जो मीटिंग किया जाता है, क्या ये इंडिविजुअल जो कैंडिडेट है उसके जो इलेक्शन एक्सपेंसेस है उसके अंदर में ऐड किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर स्टार कैंपेनर के द्वारा पॉलिटिकल पार्टी का कैंपेनिंग किया गया है तो इंडिविजुअल जो पर्सन है, इंडिविजुअल जो कैंडिडेट है उसके एक्सपेंस के अंदर में उनका जो खर्चा है वो ऐड नहीं होता है। बट आप देखिए कि अगर कैंडिडेट के लिए काफ़ी ज़्यादा जो रैली किया गया उन्हीं का कैंपेन किया गया है इलेक्शन कैंपेन के दौरान में, तो उस दौरान में उनका जो कुछ एक्सपेंडिचर है उसका 50% आपको इंडिविजुअल जो कैंडिडेट है उसके इलेक्शन एक्सपेंसेस के अंदर में ऐड आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इलेक्शन एक्सपेंसेस के बारे में तो आप देखिए कि जो भी कैंडिडेट विनर होता है या इलेक्शन जिनके द्वारा कंटेस्ट किया जाता है उनको अपना जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, कंप्लीट जो रिकॉर्ड्स हैं वो बताने होते हैं किसी इस अकाउंट्स के थ्रू में इतना जो मनी है उसके अंदर में एक्टिविटी के अंदर खर्च किया गया। हर एक इलेक्शन के अंदर में आपको कुछ लिमिटेशन है, इलेक्शन एक्सपेंसेस का जो लिमिटेशन है वो इलेक्शन कमीशन के थ्रू आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेंसस के बारे में है, आप देखिए कि स्टूडेंट सेंसस के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। कंप्लीट स्टेटमेंट एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, एग्जाम के पर्पज से नहीं इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम इंडिया के अंदर सेंसस कब कंडक्ट हुआ था? 2011 के समय में। 2020 के समय स्टूडेंट जो सेंसस है वो कंडक्ट होता, बट आप देखिए कि कोविड-19 का एक्टिविटी की वजह से उसको कंडक्ट नहीं करवाया गया, बाद में उसको डिले कर दिया गया है। रिसेंटली कुछ दिनों पहले आप देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जो स्टेटमेंट है वो दिया गया था कि सेंसस कंडक्ट होने के बाद में ही जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो एग्जिस्टेंस के अंदर में आएगा, उसके द्वारा जो सीट्स का जो रीएडजस्टमेंट है उसको कैरी किया जाएगा। स्टूडेंट्स अगर हम सेंसस के बारे में जब भी रीड करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ हिस्ट्री भी पता होना चाहिए सेंसस के बारे में। आप देखिए कि 1871 के समय इंडिया के अंदर फर्स्ट सेंसस आपको देखने के लिए मिलता है, बट वो नॉन सिंक्रोनाइज सेंसस हुआ करता था। उस समय में इंडिया के अंदर जो वॉइस रॉय है वो कौन हुआ करते थे, आपका होमवर्क आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना।
और फर्स्ट अगर हम सिंक्रोनाइज सेंसस के बारे में बात करें तो 1881 के समय आपको फर्स्ट सिंक्रोनाइज सेंसस है इंडिया के अंदर देखने के लिए मिलता है, जिस समय में आप देखिए कि WC प्लोडेन नाम के जो पर्सन है हमारे फर्स्ट सेंसस कमिश्नर के रूप से आपको देखने के लिए मिलते हैं। WC प्लाउडेन नाम के जो पर्सन है फर्स्ट सेंसस कमिश्नर हुआ करते थे। इंडिपेंडेंस के बाद में आप देखिए कि जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उनके अंडर में जो सेंसस है उसको कंडक्ट किया जाता है प्रेजेंट समय में। नेक्स्ट अगर हम बात करें साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि एक बार सेंसस के बारे में देखते हैं। 1871 के वॉइसरॉय के बारे में आपको बताना है। 1881 का जो वॉइसरॉय है उसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। जब 1881 के अंदर फर्स्ट सेंसस कमिश्नर को फर्स्ट जो सिंक्रोनाइज सेंसस को कंडक्ट किया गया था, उस समय के जो वॉइसरॉय है उनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस के फादर के रूप से भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। आप देखिए कि उसी दौरान में आपको इल्बर्ट बिल जो कंट्रोवर्सी है वो भी देखने के लिए मिलता है। सिविल सर्विस का जो एज को यहाँ पे रिड्यूस किया गया था उसका इंक्रीज आपको देखने के लिए मिलेगा। तो काफ़ी कुछ डेवलपमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। उसी दौरान में 1882 के समय फैक्ट्री एक्ट भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोनों ही समय के जो वाइसरॉय हैं उनके बारे में आपको बताना है। 1871 का जो वाइसरॉय है, 1881 के समय के जो वाइसरॉय हैं उनके बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में है। आप देखिए कि हमारे जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में। साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस के बाद से, और आप देखिए कि 1968-69 तक के जो आपको काफ़ी सारे इलेक्शंस है वो आपको साइमल्टेनियस वे में देखने के लिए मिलेंगे। बाद में काफ़ी सारे स्टेट्स का जो असेंबली है वो डिजोल्व हो गया। उसके बाद में आप देखिए कि जो साइकिल है उसके अंदर चेंज आपको देखने के लिए मिलता है। अभी हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद सर, उनके लीडरशिप के अंदर एक पैनल भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया था साइमल्टेनियस इलेक्शन के रिगार्डिंग में, और उसी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन को कंडक्ट करवाया जाएगा अगर यहाँ पे जिस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं उनके द्वारा कहा गया उनका गवर्नमेंट फॉर्म होता है। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इसके रिगार्डिंग में कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल आप देखिए कि आर्टिकल जो पार्लियामेंट के पर्सपेक्टिव से जो आर्टिकल हैं, पार्लियामेंट का जो साइकिल है उसके रिगार्डिंग में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के रिगार्डिंग में जो आर्टिकल 172 है उसके अंदर अमेंडमेंट है उसको भी कैरी किया जाएगा साइमल्टेनियस इलेक्शन के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आपको एक और पता होना चाहिए कि जो प्रेजेंट समय में हमारा इलेक्शन साइकिल्स है उसके अंदर में आप देखिए कि टोटल 5 ईयर का गवर्नमेंट हुआ करता है, बट अराउंड द 2 ईयर का जो समय है वो कम्प्लीटली यहाँ पे जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उस दौरान में कोई भी वर्क नहीं किया जा सकता है। अगर स्टेट के अंदर भी इलेक्शन होते हैं तो आप देखिए कि सेंटर के द्वारा कम्प्लीटली जो स्कीम्स है उनको नहीं अनाउंस किया जा सकता है। इस वजह से आपको यहाँ पे पॉलिसी पैरालिसिस का जो समय है वो देखने के लिए मिलता है, अराउंड 2.5 ईयर का जो समय है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फेज सेकंड के बारे में है लोकसभा के पर्सपेक्टिव से, फेज सेकंड का वोटिंग आज के दिन देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि वोटिंग से पहले का जो समय है उसको हम साइलेंस पीरियड के रूप से जानते हैं। साइलेंस पीरियड के अंदर में आप देखिए कि एक दिन जो पहले का जो समय है उस दौरान में कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक कैंपेन है, कोई भी रैली है वो नहीं निकाली जा सकती है। पॉलिटिकल जो कैंडिडेट्स हैं जो उनके द्वारा डोर टू डोर कैंपेनिंग को कैरी किया जाता है। आज इसका पोलिंग देखने के लिए मिलेगा। अगर आपका पोलिंग का डे है, आज के दिन में आप वोटिंग है उसको ज़रूर से कास्ट कीजिए स्टूडेंट्स, आपके पास में ये राइट है। राइट टू वोट बेसिकली क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या फंडामेंटल राइट है या लीगल राइट है, ऐसा एक क्वेश्चन है जो 2017 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर में पूछ लिया गया था। तो आपको इन सभी के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। आप देखिए कि जिस बूथ के ऊपर आप वोटिंग करने के लिए जाओगे उस बूथ के जो हाईएस्ट ऑफिसर है उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रूप से जानेंगे। ये बेसिकली एक न्यूटन मूवी है, उसके अंदर में काफ़ी कुछ शो किया गया है कि हमारे यहाँ पे इलेक्शन का जो एक्सरसाइज है किस तरीके से कैरी किया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। आप देखिए कि गुजरात के अंदर जो गिर फॉरेस्ट का एरिया है वहाँ पे एक कैंडिडेट के रिगार्डिंग में भी जो आपको पोलिंग बूथ है वो देखने के लिए मिलता है। हिमाचल प्रदेश के अंदर काफ़ी सारे हाइट के ऊपर में काफ़ी हाई जो एरिया है वहाँ पे जो पोलिंग बूथ है उसको लगाया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। इरोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु के बारे में हमने कुछ दिन पहले रीड किया था कि वहाँ पे जो जिस हिली एरिया के अंदर में जो पोलिंग बूथ को सेटअप किया जाता है वो मेन लैंड से काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड प्लेस के अंदर में है प्रेजेंट समय के अंदर में। तो आप देखिए कि ये हमारा इलेक्शन का एक डाइवर्सिटी भी है, कम्प्लीटली हमारा टू मच डाइवर्स एरिया के अंदर में जिस तरीके से यहाँ पे डाइवर्स काइंड ऑफ इलेक्शन की जो पोलिंग बूथ है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट नक्सल अफेक्टेड एरिया के अंदर भी पोलिंग बूथ है उसको लगाया जाता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें हीट के बारे में है, समर के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो एक एलिफेंट को यहाँ पे बताया गया है।
आप देखिए कि वीर माता जो जीजाबाई भोंसले का जो बोटनिकल उद्यान है उसके अंदर में ये एलिफेंट है उसको शो किया गया है। आप देखिए कि एशियन एलिफेंट का जो IUCN स्टेटस है वो क्या है, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। अगर आपको नहीं पता है तो रीड कर लेना, कमेंट सेक्शन के अंदर ना बताना चाहो तो इसको रीड जरूर से करना कि एशियाटिक जो एलिफेंट है उसका IUCN स्टेटस क्या है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में है। आप देखिए कि डोंगरी कोंड नाम के जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनका नक्सल एक्टिविटीज़ के शुरू जो नाम है वो देखने के लिए मिलता था, बट अब प्रेजेंट समय में उनका जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, न्यामगिरी हिल्स के रिगार्डिंग में आपको एक प्रोटेस्ट भी देखने के लिए मिलता है। उड़ीसा के अंदर न्यामगिरी हिल्स के एरिया के अंदर सिचुएटेड है। अपना जो लाइफ का स्ट्रगल है उसके पर्सपेक्टिव से बताया गया है, कैसे बॉक्साइट का जो माइनिंग है उसके अगेंस्ट में इनके द्वारा जो प्रोटेस्ट है वो किया जाता है। इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि प्रोटेस्ट किया गया है इनके द्वारा किसके पर्सपेक्टिव से, न्यामगिरी हिल्स के अंदर जो ऑक्शन को अलाउ किया गया था, बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको कैंसिल किया गया। और इसके अलावा आपको डोंगरी कोंड नाम का जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसके बारे में पता होना चाहिए, कहाँ पे प्रेजेंस है, उड़ीसा के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स अशोक लवासा सर के बारे में है, उनके द्वारा बेसिकली जो सूरत के अंदर में अनअपोज वे में जो इलेक्शन का जो एक पर्सन है जिनको कि यहाँ पे विनर के रूप से इलेक्ट किया गया है, तो उसके बारे में इलेक्ट नहीं किया गया है, उनको विनर के रूप से डिक्लेयर किया गया है, तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि बेसिकली ये जो ट्रेंड है, ट्रेंड की रिगार्डिंग में इनके द्वारा कुछ कंसर्न्स रेज किए गए हैं कि हाँ अगर कोई भी कैंडिडेट नहीं रहेगा, ओनली वन कैंडिडेट अगर यहाँ पे जो इलेक्शन के दौरान में आपको देखने के लिए मिलेगा तो आप देखिए ऑटोमेटिकली वो वहाँ पे विनर के रूप से इमर्ज होता है। काफ़ी सारे यहाँ पे जो वोटर्स हैं उनको जो नोटा का जो प्रोविजन दिया गया है, नन ऑफ द अबाउ का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया है, उसका भी एक्सरसाइज नहीं करवाया गया क्योंकि एक ही कैंडिडेट होने की वजह से आप देखिए उनको विनर के रूप से डिक्लेयर कर दिया गया। अपोजिशन के जो कैंडिडेट्स हैं जिनका जो प्रपोजर्स हैं उनका जो नंबर जो सिग्नेचर है उसके अंदर में कुछ डिफेक्ट्स देखने के लिए मिले थे, इस वजह से उनका नॉमिनेशन पेपर है उसको कैंसिल कर दिया गया था। उसी के रिगार्डिंग में कल भी हमने एडिटोरियल के पर्सपेक्टिव से रीड किया था। आप देखिए एग्जाम के रिगार्डिंग में कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। नोटा के बारे में तो आपको पता ही होगा, PUCL वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस है जिसके थ्रू 2013 के समय इसको अलोकेट किया गया था कि आपका जो बैलेट पेपर है, जो बैलेट यूनिट है EVM के अंदर में, उसके अंदर लास्ट बटन है वो नोटा का आपको देखने के लिए मिलता है। क्या नोटा का वोट अगर यहाँ पे 99% वोट्स हैं वो अगर नोटा को गिरते हैं तो क्या यहाँ पे कोई कैंडिडेट है उसका जो इलेक्शन है वो कैंसिल हो सकता है? तो स्टूडेंट्स ऐसा कुछ भी नहीं है, नोटा का इम्पैक्ट आपको ओवरऑल रिजल्ट के ऊपर नहीं देखने के लिए मिलेगा। फास्ट जो मूविंग गुड्स हैं उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। पतंजलि के जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि गवर्नमेंट को एक्ट करना चाहिए ऐसे जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स हैं, फास्ट मूविंग जो कंज्यूमर गुड्स हैं उनके रिगार्डिंग में। और इंडिया के अंदर आप देखिए कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं वो जिस तरीके से इंक्रीज हुआ है और इस तरीके का जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स हैं, जो लोगों को माइंड सेट है उसका जो परचेजिंग पावर है, उनका जो यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ फैसिलिटीज है उनको हैम्पर करता है। इसी के रिगार्डिंग में आप देखिए कि एडवर्टाइजमेंट का जो हमारे यहाँ पे काउंसिल है उनके द्वारा काफ़ी बार रेड फ्लैग किया गया है इस तरीके के जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं उन्हें। तो एग्जाम के पर्पज से जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको ऑलरेडी हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है स्टूडेंट्स। इसके बारे में 1955 का हमारे यहाँ पे जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स के रिगार्डिंग में एक एक्ट देखने के लिए मिलता है जिसके थ्रू आपको कोई भी ऐसा एक्टिविटी को नहीं करना है जिससे कि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट हो। कंज्यूमर मिनिस्ट्री के द्वारा भी आप देखिए कि काफ़ी बार कोचिंग इंडस्ट्रीज के जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है उनके रिगार्डिंग में भी एक्शंस लिए गए हैं। मालदीव के बारे में है, मालदीव और इंडिया के रिलेशंस जिस तरीके से चेंज हुए हैं, इंडिया को इन रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने का ज़रूरत है क्योंकि आप देखिए कि ऐसा ना हो कि मालदीव हमारे कंप्लीटली आउट ऑफ ग्रिप के अंदर चला जाए, चाइना का जो कंप्लीटली चाइना की कंट्रोल के अंदर आपको देखने के लिए मिले। क्योंकि आप देखिए मालदीव के द्वारा इंडिया का जो डिफेंस फोर्सेज है उनके विड्रॉल के रिगार्डिंग में कहा गया था। मालदीव के द्वारा कहा गया कि यहाँ से जो हाइड्रोलॉजिकल एक सर्वे है उसके अंदर भी पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया गया था। कोलंबो कॉन्क्लेव आपको देखने के लिए मिलता है, उसके अंदर भी उनके द्वारा पार्टिसिपेट नहीं किया गया था यहाँ पे मालदीव के द्वारा। तो बेसिकली यहाँ पे डिस्कस ये किया गया है कि मालदीव को, इंडिया को अपने जो रिलेशंस हैं उनको स्ट्रेंथन करने का ज़रूरत है मालदीव के साथ में, जिससे कि आप देखिए कि नाइबरहुड के अंदर जो चाइना का जो प्रेजेंस है वो ना इंक्रीज हो। नेक्स्ट गाजा स्ट्रिप के बारे में है, यूएस का जो रोल है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। एग्जाम के पर्पज से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यूएस फर्स्ट कंट्री बनता है जब इजराइल को क्रिएट किया गया था। आप देखिए कि यहाँ पे ये भी डिस्कस किया गया है कि डेविड कैंप का जो 1973 के जो बेसिकली कुछ आउटकम्स हैं उनको भी रिकॉग्नाइज किया गया है यूएस के द्वारा। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यूएस का जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे स्टूडेंट्स के द्वारा जो प्रोटेस्ट किया गया
उसी के अंदर में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि वर्ल्ड सेंट्रल किचन के ऊपर जिस तरीके से अटैक हुआ, 35,000 के आसपास लोगों का वहाँ पे डेथ हुआ है गाजा स्ट्रिप के अंदर में, तो यूएस को अपना एक रोल है वो प्ले करना चाहिए उस एरिया के अंदर में। उसी के पर्सपेक्टिव से वर्ल्ड सेंट्रल किचन नाम का एक एनजीओ है जिसके ऊपर अटैक के दौरान में वहाँ के जो वर्क करने वाले जो पर्सन है उनका डेथ हुआ था, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या है स्टूडेंट्स? इंडिविजुअल पर्सन और किसी भी कंपनी से रिलेटेड जो पर्सन है उन कंपनीज के द्वारा यहाँ पे अफोरेस्टेशन का जो एक्टिविटी है उसको कैरी किया जाएगा। इंडिविजुअल पर्सन और जो कंपनीज है उनके द्वारा आप देखिए कि मार्केट बेस एक जो ग्रीन चेन है उसको डेवलप किया जाएगा। उनके मार्केट बेस का जो यहाँ पे एक जो क्लेम्स है उसको इंसेंटिवाइज किया जाएगा इस ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के थ्रू में। तो बेसिकली ग्रीन जो एक्टिविटी है, रिन्यूएबल जो एक्टिविटी है, उनका एक मार्केट डेवलप करना है, अफोरेस्टेशन के रिगार्डिंग में एक वैल्यू है उसको यहाँ पे डेवलप करना है। तो सिस्टम ऑफ ग्रीन एक्शन जो आपको इस ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के थ्रू देखने के लिए मिलता है उसका मेन मोटिव यही है कि जो कुछ 6 to 7 सेक्टर्स हैं वो वहाँ पे सिलेक्ट किए गए हैं जहाँ पे आपको यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के पर्सपेक्टिव से जो एक्टिविटी है वो कैरी कर सकते हो। या किसी भी एरिया के अंदर में अफोरेस्टेशन को कर दिया जाएगा उसको बेसिकली ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के अंदर ऐड किया जाएगा। आप देखिए कि जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट का एरिया है उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट का एरिया है उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। वहां पे जो प्लांटेशन आपको देखने के लिए मिलेगा जिसके थ्रू कुछ क्रेडिट है वो रिसीव होगा इंडिविजुअल पर्सन को भी, किसी कंपनी को भी, उनको उनके द्वारा यूज किया जा सकता है अपने जो डिफरेंट वर्क्स हैं उनके अंदर में। ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के पर्सपेक्टिव से है। बट आप देखिए कि इसके रिगार्डिंग में कुछ कंसर्न्स भी हैं। हमारे यहाँ पे जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट है उसका कोई डेफिनेशन आपको नहीं देखने के लिए मिलता है। कहाँ पे ये जो अफोरेस्टेशन का जो एक्टिविटी को कैरी किया जाएगा, क्या यहाँ पे जो इंडिविजुअल जो कंपनीज है उनको बेनिफिट करने के पर्सपेक्टिव से इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, तो उसके पर्सपेक्टिव से कुछ कंसर्न्स भी हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे 200 टाइप के जो फॉरेस्ट है वो देखने के लिए मिलते हैं जिसके अंदर में आपको डेक्कन पेनिनसुला है, लेह लद्दाख के रीजन की जो फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पे आप देखिए कि जो ट्रीज का जो प्रेजेंस है वो काफ़ी कम आपको देखने के लिए मिलता है। तो अलग अलग एरियाज के अंदर में फॉरेस्ट का जो डेफिनेशन है वो डिफरेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उसी के अफोरेस्टेशन के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। एनजेएससी के बारे में है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है। आप देखिए कि हमारा जो जुडिशरी का जो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंस है उसको ये हार्म किया करता था, इसी वजह से जुडिशरी के द्वारा इसको नल एंड वॉइड के रूप से डिक्लेयर कर दिया गया। अभी एक पेटिशन को फाइल किया गया है कि एनजीएससी को दोबारा से इंप्लीमेंट किया जाए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको डिक्लाइन कर दिया गया है। रजिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही उसको डिक्लाइन कर दिया गया। अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा कहा गया है कि यहाँ पे मिसयूज किया गया है एजेंसीज का, जिसके थ्रू बेसिकली पॉलिटिशियंस को अरेस्ट किया गया है, क्रिमिनल का या उनके द्वारा करप्शन के जो टाइटल्स हैं जो टैगिंग है उनके ऊपर लगा दिए गए हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे डिस्कस किया गया। और डेट इफेक्ट द जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसको इफेक्ट करता है, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। G7 का मीटिंग कहाँ पे होगा? इटली के अंदर होगा स्टूडेंट। तो इटालियन जो पीएम है उनके द्वारा इंडियन पीएम को इनवाइट किया गया है। तो आप देखिए कि G7 के बारे में आपको पता होना चाहिए 1973 के समय ये जो ग्रुप है उसका इस्टेब्लिशमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स फर्स्ट मीटिंग के बारे में, तो आप देखिए कि इनका जो फर्स्ट मीटिंग है, फर्स्ट मीटिंग 1975 के समय आपको देखने के लिए मिलेगा। IMF के द्वारा कहा गया है कि हाईएस्ट जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है उनका ये पार्ट है जो G7 का जो ग्रुप है। कौन कौन से कंट्रीज हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है? कनाडा में देखने के लिए मिलेगा। कनाडा के अलावा आप देखिए कि फ्रांस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, जर्मनी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। जर्मनी के अलावा अगर हम बात करें इटली और आपको जो जापान है वो भी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। इटली के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, इंडिया को इन्वाइट किया गया है एज ए गेस्ट के रूप से। आप देखिए कि इटली के अलावा कौन देखने के लिए मिलेगा? जापान आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आपके लिए एक होमवर्क भी है, कौन से जो वीटो पावर्स हैं जो G7 का पार्ट नहीं है। आप देखिए कि तो रसिया पहले पार्ट हुआ करता था, बाद में उसको सस्पेंड कर दिया गया जब से उसके द्वारा क्रीमिया को अनेक्स किया गया है। चाइना भी आपको इसका पार्ट नहीं देखने के लिए मिलता है। तो एक तो आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे यूके और यूएस भी इसका पार्ट है, यूके और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी इसका पार्ट है। तो टोटल 7 इकोनॉमीज हैं। कुछ इन्वाइट किए जाते हैं कुछ कंट्रीज को। 75 के अंदर फर्स्ट मीटिंग हुआ, इस्टेब्लिशमेंट 1973 के समय है। ओनियंस का जो सप्लाई है, एक्सपोर्ट है, उसको अलाउ किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के द्वारा। आप देखिए कि यहाँ पे अलाउ किया गया है ओनियंस का जो सप्लाई है। इसके अंदर में बेसिकली कुछ
वाइट ऑनियंस है उनको जो सप्लाई के परस्पेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि वाइट ऑनियंस कहाँ पे उगाया जाता है, मैक्सिमम आपको गुजरात के अंदर देखने के लिए मिलता है। रेड ऑनियंस का मार्केट आपको मैक्सिमम कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, महाराष्ट्र के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो उन्हीं के जो महाराष्ट्र के जो फार्मर्स हैं उनके द्वारा कंसर्न्स भी रेज किया गया है कि वाइट ऑनियन का जो एक्सपोर्ट है उसको अलाउ किया गया है। गुजरात के अंदर जो अमरेली का जो एरिया है, भावनगर का जो एरिया है, वहाँ पे आपको जो वाइट ऑनियंस है उनको देखने के लिए मिलता है। वाइट ऑनियन के बारे में अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट, तो आप देखिए कि वाइट ऑनियन जो है, सॉरी अगर हम बात करें ऑनियन के बारे में, वाइट ऑनियन के बारे में नहीं, ओनियन आपको हर एक सीजन के अंदर देखने के लिए मिलता है। इसको बेसिकली आप देखिए कि खरीफ के सीजन के अंदर भी उगाया जाता है, लेट खरीफ का जो सीजन है उसके अंदर भी उगाया जाता है, रबी के समय भी आपको ये देखने के लिए मिलता है। और काफ़ी बार देखिए कि ह्यूमन अपने बेसिक कंजप्शन के रिगार्डिंग में रूरल एरिया के अंदर हर एक हाउस होल्ड के द्वारा समर के समय में या जो लेट विंटर के समय भी इसको उगाया जाता है अपने बेसिक कंजप्शन के परस्पेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिसेबल पर्सनस का एक नया लर्निंग जो टेस्ट है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि यहाँ पे बताया गया नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के जो पर्सन है उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सिकंदराबाद हैदराबाद के अंदर में उनका जो हेडक्वार्टर है वो सिचुएटेड है। आप देखिए कि उनके द्वारा एक नया डिसेबिलिटी टेस्ट है उसको लाया जाएगा जिससे कि यहाँ पे पर्सनस को बेटर वे में रिकॉग्नाइज किया जा सके कि ये पर्सन है जो इंटेलेक्चुअल जो डिसेबिलिटीज़ है उनसे अफेक्टेड है। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे बेसिकली देखने के लिए ये मिला था कि काफ़ी बार ऐसे पर्सन हैं जिनके द्वारा फेक सर्टिफिकेशन है उसको यूज कर लिया गया है। क्योंकि आप देखिए कि गवर्नमेंट के द्वारा कुछ रिजर्वेशन है वो भी प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पे जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है उनको। तो रिजर्वेशन के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आपको जो 4% रिजर्वेशन है वो देखने के लिए मिलता है, 5% गवर्नमेंट के जो एड है वो देखने के लिए मिलता है। तो उसी के रिगार्डिंग में एक नया टेस्ट है उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन के अंदर लाया जाएगा डिसेबल पर्सन को जो रिकॉग्नाइज करने के रिगार्डिंग में। CGI सर अनहैप्पी हैं, हमारे काफ़ी सारे हाई कोर्ट के जो जजेज हैं उनके द्वारा जो ऑनलाइन अपना जो लिंक्स हैं, ऑनलाइन जो वर्किंग है उसके रिगार्डिंग में ऑनलाइन को अडॉप्ट नहीं कर पाए हैं। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो जुडिशरी है उन्होंने जुडिशरी के द्वारा ऑनलाइन सिस्टम है उसको अडॉप्ट किया गया था, स्पेशली कोविड-19 के समय में। कोविड-19 के समय जुडिशरी के द्वारा ऑनलाइन जो वर्किंग है उसको कैरी आउट किया गया है। स्टूडेंट्स आप देखिए कि टेक्नोलॉजी की वजह से ही ये पॉसिबल हो सका। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा जो कुछ यहाँ पे अर्न किया गया है उसके जो रिसोर्सेज हैं क्या वो भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूछा गया है एक केस के अंदर में। आप देखिए कि आर्टिकल जो 39B है उसके परस्पेक्टिव से यहाँ पे जो बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्वेश्चन किया गया है जो कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन या कम्युनिटी रिसोर्सेज के अंदर में किसी इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा भी कुछ कमाया गया है उसको भी क्या यहाँ पे काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हजीबुल्ला के द्वारा जो इजराइल के जो क्लेम्स हैं उनको डिनाई कर दिया गया है कि जो सदर्न पार्ट ऑफ लेबनान के अंदर जो किलिंग हुआ है हजीबुल्ला का वो इजराइल के द्वारा नहीं किया गया है। उसी के पर्सपेक्टिव से हजीबुल्ला आपको लेबनान के अंदर देखने के लिए मिलेगा जो कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इजराइल के वहाँ पे सिचुएटेड है। आप देखिए कि ये इजराइल आपको देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे गाजा स्ट्रिप सिचुएटेड है, यहाँ पे आपको लेबनान देखने के लिए मिलेगा, इस एरिया के अंदर आपको जॉर्डन देखने के लिए मिलता है और यहाँ पे आप देखिए कि सीरिया यहाँ पे सिचुएटेड है। सीरिया का ये एरिया है जहाँ पे गोलन हाइट्स है, यहाँ पे आपको लटिंडी नाम का रिवर भी देखने के लिए मिलेगा। इस एरिया के अंदर में जो सनाई पेनिनसुला है इजिप्ट का वो सिचुएटेड है। लेबनान का यूज यहाँ पे है। आप देखिए कि रेड सी के अंदर में किसका प्रेजेंस देखने के लिए मिलता है, हूती रिबेलियंस का, और यहाँ पे हमास का प्रेजेंस है। तो 3H का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको इजराइल के परस्पेक्टिव से देखने के लिए मिलता है। मलेशिया के PM है, उनके कुछ केस के परस्पेक्टिव से एग्जाम के पर्पज से नहीं इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे US के रिगार्डिंग में डिस्कस किया गया है, वो भी एग्जाम के परस्पेक्टिव से नहीं इंपॉर्टेंट है। आर्मेनिया और अजरबैजान का जो लैंड एग्रीमेंट है, लैंड ट्रांसफर का जो एग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुआ उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया गया है आर्मेनिया के अंदर में। आप देखिए कि नागोर्नो कारोबाग रीजन के बारे में भी है। हमास के द्वारा कहा गया है कि उनके द्वारा जो आर्म्स है उनको लेट डाउन कर दिया जाएगा अगर यहाँ पे पैलेस्टीनियन स्टेट है उसको इस्टेब्लिश कर दिया जाता है, जो 1967 के जो टॉक्स है उनके थ्रू में। नेक्स्ट अगर हम बात करें US का यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में काफ़ी सारे लोगों को अरेस्ट किया गया है प्रो पैलेस्टीनियन जो प्रोटेस्ट है उसकी वजह से। फ्रांस के अंदर भी प्रो पैलेस्टीनियन जो प्रोटेस्ट है वो देखने के लिए मिला है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला हो उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।